बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज़ शरीफ की बेटी ने पंजाब में जुल्म की एक नई दास्तान कायम कर दी है। और पिछले दिनों बैसाखी पर जो उन्होंने अपना टिकटॉक बनाया, गंदम काटती हुई वहाँ पर हमें नज़र आई। लेकिन आज जो किसानों के साथ उन्होंने जुल्म किया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस पर बात करेंगे कि उन्होंने आज क्या कुछ किया है और इस वक्त नून लीग क्यों किसानों की दुश्मन बनी हुई है, और ये सारी गंदम का जो फ्रॉड इस वक्त किया जा रहा है, गरीब किसानों का इस्तेसाल जो किया जा रहा है, उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखूँगा। दूसरा जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि आज पूरा दिन ईवान की कार्रवाई चलती रही और वहाँ पर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ अहम तरीन मामला एक और है, वो है 6 जजेस जो ख़त लिखा था उस पर सो मोटो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कल क्या होने जा रहा है। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कल होने जा रही हैं। सबसे पहले 6 जजेस के मामले पर आते हैं। 6 जजेस के मामले पर जब ख़त लिखा गया तो उसके बाद 7 रुकनी बेंच बना। 7 रुकनी बेंच के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी उससे बेंच से अलग हो गए। उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सो मोटो लिया है, वो सो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अपने इंतज़ामी इख्तियारात मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के इंतज़ामी इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती, इसलिए इसके ऊपर सो मोटो नहीं लेना चाहिए था। इसको वजह बनाते हुए जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच से अलग हो गए। लेकिन अब अदलिया के अंदर एक इनकलाब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, अदलिया के अंदर इत्तफाक बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और बड़ी अदालत के बड़े ईवानों में बैठा हुआ जो बड़ा शख्स है, बड़ा शख्स ही हम कह सकते हैं, कोई और अल्फाज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ओहदे में तो ज़ाहिर है वो बड़े हैं, तो बड़ा शख्स जो है वो इस वक्त अकेला नज़र आ रहा है। वो कहते हैं ना कि सुंजियाँ होजन गलियाँ ते मिर्ज़ा, इसको हम बदल लेते हैं, सुंजियाँ होजन गलियाँ ते विच काज़ी यार फिरे। तो इस वक्त ये सिचुएशन जो है वो बन चुकी है और बिल्कुल अलग थलग नज़र आ रहे हैं। और वो जजेस इख्तलाफात जो हैं वो कुछ चीज़ें सामने भी आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी उनको भी डिस्क्लोज़ करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है नज़र आ रहा है कि काजी साहब वाज़े तौर पर अकेले हो चुके हैं और फुल कोर्ट बनाने के लिए जो ज़ोर है वो बाकी जजेस की तरफ से लगाया जा रहा है और उस पर मुत्तफ़िक भी नज़र आ रहा है। ज़राए के मुताबिक आज हमें यह खबर मिली कि कल जो फुल कोर्ट का इंतज़ामी इजलास हो रहा है, फुल कोर्ट का यानी तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठेंगे और आपस में मुशावरत करेंगे और नुक्ता होगा कल फुल कोर्ट इजलास के अंदर कि 6 जजेस के मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अब इसमें सिर्फ ये जजेस ही नहीं, ये प्रेशर डेवलप हो रहा है वकला तंजीमों की तरफ से। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी वकला की बार्स हैं उसकी तरफ से, जैसे इस्लामाबाद बार हो, सिंध बार हो, बलोचिस्तान हो, KPK हो, तो तमाम बार्स ने, लाहौर बार हो, तमाम की तमाम ने इस वक्त अपनी अपनी पटिशन्स जो हैं वो दायर कर दी हैं और ये इस्तदा की है अदालत से और मुतालबा भी किया है जो कि 6 जजेस के ऊपर जो मामला है सो मोटो का, उसमें फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि अब अदलिया के पास एक वाहिद मौका है इन चीज़ों को वंस एंड फॉर ऑल हल करने का। तो उनके पास इस वक्त जो मौका है उसको अवेल करना चाहिए और अदलिया के अंदर मौजूद तमाम जजेस हैं वो इस वक्त इत्तफाक इस बात पर उनका नज़र आ रहा है कि अब ये मामला हर हाल में हल होना चाहिए कि अदलिया के अंदर किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। जब अदलिया मजबूत होगी, इंसाफ का निज़ाम मजबूत होगा, तो ही मुल्क जो है वो आगे चलाया जा सकता है। तो इस पर ख़बर यह है कि कल फुल कोर्ट के इंतज़ामी इजलास के बाद ये 6 रुकनी बेंच जो है जैसे ही समाअत करेगा तो वो फिर बता देगा कि अब मामला फुल कोर्ट की तरफ जा रहा है और उसके बाद फिर जो 3 रुकनी कमेटी है मुमकिन तौर पर इजलास के बाद वो ये भी अनाउंस कर सकती है कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बना दिया गया और अवेलेबल तमाम जजेस इसके अंदर मौजूद होंगे। एक चीज़ और आपके सामने रखता चलूँ, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जुनैद सलीम साहब ने भी अपने वीलॉग में इसका जिक्र किया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि अदलिया के अंदर किसी ने मुदाखलत नहीं की। तो इसका मतलब है काजी साहब को जो 6 जजेस का ख़त है उसके ऊपर भी उनको यकीन नहीं है, उन 6 जजेस के ऊपर भी यकीन नहीं है और बाकी अदलिया के अंदर से जो शिकायतें आ रही हैं उसके ऊपर उन्हें यकीन नहीं है। सिर्फ वो जो चीज़ समझते हैं वही ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो काजी साहब, जुनैद सलीम साहब ने भी कहा है कि काजी साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। तो कोई भी जज किसी मामले पर अगर माइंड डिस्क्लोज कर दे तो उसे उस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। तो अगर काजी साहब समझते हैं कि अदलिया के अंदर कोई मुदाखलत नहीं हुई, किसी ने कोई मुदाखलत नहीं की, तो फिर काजी साहब को इस फुल कोर्ट में नहीं बैठना चाहिए और उनको इस मामले से अलग रहना चाहिए। अब आते हैं दूसरी तरफ जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई हैं पंजाब के अंदर, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पहले तो किसानों का इस्तेसाल बहुत
तरीक़ों से किया जाता था। जब भी किसानों की फसल होती थी उसका ना अच्छा रेट मिलता था, ना उनकी जो इस दफ़ा स्पेशली जो गंदम का रेट दिया गया वो 3900 रुपये था। और इस वक्त क्योंकि हम खुद भी एक किसान बैकग्राउंड रखते हैं, तो हम जो गांव में बातें सुन रहे हैं, जो हम लोगों के साथ वहां पर हो रहा है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। 3900 रेट पंजाब के अंदर जो है वो रखा गया, लेकिन 3000 3200 मैक्सिमम कोई जो है वो 3400 रुपए तक फी मन गंदम इस वक्त खरीद रहा है, और कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। पंजाब की हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही, बल्कि KPK हुकूमत का मुझे याद आ गया कि बड़ा अच्छा इकदाम है कि उन्होंने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी तो पंजाब का किसान खैबर पख्तूनख्वा को अपनी गंदम जो है वो आने वाले दिनों में वो एक सिस्टम बना रहे हैं, उसके तहत वो उनको जो है वो बेच सकता है। और खैबर पख्तूनख्वा ने अपने तमाम लोगों से गंदम जो है वो 3900 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदी भी है। तो पंजाब के अंदर जब किसानों ने इस बात पर एहतजाज किया तो उनको मारा गया। नवाज शरीफ की बेटी ने जुल्म की इंतहा कर दी, और पंजाब हुकूमत के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर बैठने वाले वो MPs जो हैं, जिनमें से बेशतर का जो बैकग्राउंड है वो किसान बैकग्राउंड है, वो इसके ऊपर खामोश नजर आते हैं। कोई बात करते हुए नजर नहीं आता, क्योंकि शायद उनके मालिक नाराज हो जाएंगे। और हुकूमत में बैठे हुए कुछ आला ओहदों पर लोग इस तरह भी हैं कि वो किसानों से सस्ते दामों ये गंदम खरीदेंगे, उसके बाद ब्लैक में इसको फरोख्त करेंगे, या फिर जखीरा अंदोजी करेंगे, या फिर जैसे कि पहले होता है अक्सर कागजों में गंदम बाहर भेज देंगे, और उसके बाद जब जरूरत होगी तो महंगे दामों पाकिस्तान के अंदर गंदम वापस इंपोर्ट करने के नाम पर मजीद मुनाफा कमाया जाएगा। लेकिन नुकसान होगा तो सिर्फ किसान का, जो 6 महीने मेहनत करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, खाद लगाता है, पानी लगाता है, उसके ऊपर मजदूरी करता है, और फिर जब 6 महीने के बाद उसकी गंदम पक कर तैयार होती है तो उसको लूटने के लिए ये भेड़िए मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं। और मिडिल मैन की सूरत में बहुत से लोग आलाकार बने होते हैं, और तमाम बड़े बड़े सरमायादार और तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं इस वक्त बैठे हुए ईवानों के अंदर, उनकी जो मैं ये कहूँ कि उनकी मिडिल मैन ही करते हैं, और फिर मुनाफे का बेशतर और बड़ा हिस्सा वो लोग कमा के ले जाते हैं, और किसान का फिर से कुछ नहीं बन पाता। अब यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि किसान जो है वो क्यों अपनी गंदम इतने सस्ते दामों फरोख्त कर देता है, उसको गंदम होल्ड करके रखनी चाहिए, बाद में बेच दे। मैं आपको बात बता दूं कि 2, 4, 5 एकड़ का जो मालिक होता है, या 2, 4, 5 एकड़ ठेके पर लेकर जो काम बंदा करता है, उसको अपनी नई फसल काश्त करनी होती है। वो पिछले 6 महीने से अपना सारा पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको ये जल्दी होती है कि वो अपनी फसल को बेच कर वो अगली फसल की तैयारी करे। इसके लिए उसको पैसे दरकार होते हैं, और 6 महीने के अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं वो कर्ज की सूरत में भी होती हैं। चाहे खाद उसने ली है, उसने डीजल जो है वो उधार पर लिया है, उसने मजदूर उधार पर लगाए हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें फसल पकने के बाद जैसे ही आमदनी होती है तो किसान ने वो सारी अदायगियाँ करनी होती हैं, और वो अदायगियाँ करने के लिए मजबूरन फिर उसको अपनी फसल सस्ते दामों फरोख्त करनी पड़ती है। और इसका फ़ायदा भी मिडिल मैन और बड़े सरमायादार उठाते हैं कि वो गंदम सस्ती खरीद के ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो उनको पूरा रेट दिलवाए। हुकूमत ने पूरा रेट क्या दिलवाना है? एहतजाज करने पर भी हुकूमत इस वक्त जो है वो जुल्म की इंतहा कर रही है। और पंजाब के अंदर आज किसानों के साथ जो लाहौर के अंदर किया गया है, अगर किसान एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एक नेक शगुन होगा, और उन्हें मिलकर एहतजाज करना चाहिए। और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है, और तमाम पाकिस्तान के लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर एहसन इकबाल साहब जो हैं उनका एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। वो कहते हैं कि जो निगरान हुकूमत थी वो जो गंदम है बाहर भेजने के जो फैसले कर गई थी वो मुल्क दुश्मन थे, वो गलत थे। तो एहसन इकबाल साहब, जो निगरान हुकूमत थी वो भी आप लोगों की हुकूमत की एक्सटेंशन थी, और उसके बाद फिर अब आप हुकूमत में मौजूद हैं, तो निगरान में जो फैसले हो रहे थे उन सारे फैसले करने के इख्तियारात की मंजूरी आप ही की हुकूमत 2 साल पहले जो थी PDM के ज़ेर साया जो हुकूमत थी उसी ने ये सारे इख्तियारात दिए थे। तो मेरे ख्याल में अब वज़रा को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बयानात देकर अपने जो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मिट्टी उतारने की कोई कोशिश ना करे, बल्कि ये सारे का सारा इल्ज़ाम जो है इस वक्त नून लीग की हुकूमत पे आता है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ही निगरान जो हुकूमत थी उसकी मंजूरी दी थी, और फिर निगरान हुकूमत
की मंजूरी देने से पहले एक एक दिन में 55 बिल पास किए गए थे। वो 55 बिल, वो इजाजतनामे उसी का पेश खैमा है कि निगरान हुकूमत ने फिर अपनी मर्जी से फैसले किए, जबकि निगरान हुकूमतों को कोई भी पॉलिसी मैटर पर फैसला करने का इख्तियार नहीं होता। ये इख्तियार आप लोगों की ही पिछली 2 साल की तबाहकुन हुकूमत ने ही दिया था, और अब दोबारा जब आपकी हुकूमत आई है तो आप फिर जो है वो रोना रो रहे हैं कि वो निगरान हुकूमत का काम है। इसका कसूर आपके जिम्मे और इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। दूसरी एक अच्छी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ के हक में बोल पड़े हैं। ईवान के अंदर जो मामलात आज हुए हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें हुई हैं। असद कैसर ने भी वहां पर तकरीर की और कहा कि हम जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे और अपना हक इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें पब्लिक में बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो फिर ये ऐवान भी नहीं चल सकता। इसी तरह अलामा साहब ने भी कहा, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये कहा कि तहरीक इंसाफ का हक है कि वो जलसे करे और इस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इस मामले पर मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ का साथ देने की हिमायत जो है वो की है। हिमायत का ऐलान भी एक किस्म का किया है कि उन्हें वो इस बात पर कि तहरीक इंसाफ या कोई भी सियासी जमात जिसको जलसे करने की, जुलूस करने की इजाज़त होनी चाहिए, इस नुक्ते पर वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। ये बड़ापन है उनका, बहुत अच्छा शगुन है। और उन्होंने जो मुज़ाकरात हैं उस पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि मुज़ाकरात हुए तो नहीं है लेकिन हमने मना भी नहीं किया, यानी कि फ्यूचर में मौलाना फजल रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसे हम कह सकते हैं, उसके इत्तेहाद के कभी इम्कानात मौजूद हैं। और अगर मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ के पास आ जाएगी और फिर तहरीक इंसाफ के जो इज्तिमाअत होंगे, तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज होंगे, उनको रोक पाना किसी सूरत भी मुमकिन न होगा। मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, इस पर भी आपको अपडेट करते चले कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने कहा है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किसी के साथ भी नहीं हो रहे। अगर मुज़ाकरात होंगे तो उस पर डायरेक्ट वो तमाम की तमाम मालूमात वो खुद शेयर करेंगे या फिर बैरिस्टर गौहर के थ्रू वो चीज़ें सामने रखेंगे। सहाफ़ियों में जब मुलाकात हुई तो वहाँ पर भी सवाल जवाब हुआ, लेकिन इमरान खान ने वहाँ पर भी कहा है कि जो मुज़ाकरात हैं जो वहाँ पर सवाल किया गया पाकिस्तान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर, तो उन्होंने कहा कि इस पर भी अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। याद रहे तहरीक इंसाफ का एक बड़ा ग्रुप जो चाहता है कि शेर अफजल मरवत बने, एक दूसरा ग्रुप ये भी है, वो ये चाहता है कि हामिद रज़ा साहब बने, क्योंकि इमरान खान ने दोनों का बारी बारी ऐलान भी कर चुके हैं लेकिन हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि शेर अफजल मरवत का नाम पहले लिया गया, उसके बाद जो उनका नाम है वो रिजेक्ट कर दिया गया नून लीग की तरफ से, तो उसके बाद सेकंड नाम जो था वो हामिद रज़ा साहब का सामने आया, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। और इमरान खान ने आज भी जेल से कहा कि इस पर वो मुशावरत करके बाद में इस पर नाम जो है वो फाइनल करेंगे। तो ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी, आपके सामने रखी। आपसे रिक्वेस्ट है पेज को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, आपका कोई भी कमेंट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।